अक्षता आप सभी का यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती। 150 साल पहले जन्मा एक सामान्य आदमी अपने कार्यों से महात्मा बना। हैरानी की बात यह है कि 7 दशक बीत चुके हैं। हालांकि गांधी खत्म नहीं, उनके विचार आज भी जीवित, सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है उन विचारों की सार्वकालिक। तो आज जो समस्याएं पूरी दुनिया को सता रही है, उन समस्याओं पर समाधान ढूंढने हेतु किया गया प्रयास यानी यंग इंडिया टॉक सीरीज, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन। आज के अतिथि वक्ता श्री गुलाम नबी आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। 1949 में जन्मे आजाद जी ने हमारे देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1973 में भाले साकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में की। उन्हें वर्ष 1980 में लोकसभा संसद के रूप में चुना गया था और 1982 में कानून और न्याय और कंपनी के मामलों के प्रभारी उपमंत्री के रूप में केंद्र सरकार में प्रवेश किया। आगे जाकर वे जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय मामलों में मंत्री के रूप में भी काम किया। साथ ही उन्होंने फरवरी 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया है। इस सब के अलावा वह गांधी ग्लोबल फैमिली के प्रेसिडेंट। वह एक दूरदर्शी नेता है जिन्होंने भारतीय लोगों के उत्थान में कई महान कार्य किए। महोदय, आज आपको अतिथि वक्ता के रूप में पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अब मैं योगी के संस्थापक गिरीश से विनती करती हूँ कि आप कार्यक्रम की प्रास्ताविका रखें। गिरीश। नमस्ते। आज यंग इंडिया टॉक सीरीज के इस उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस विचार श्रृंखला का ये दूसरा वर्ष। पिछले वर्ष से आप जुड़े हैं और कुछ साल नए से जुड़े, लेकिन आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि एक अलग तरीके की टॉक सीरीज में आप जुड़े हैं। आपने अलग अलग विचार श्रृंखलाएं सुनी हो, लेकिन गांधी पे बात करेंगे, लेकिन गांधी के इतिहास पे नहीं तो गांधी की सार्वकालिकता पे बात करेंगे। इस विचार से ये सब जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सब जुड़े, इसमें एक अलग तरीके का आनंद है। योगी को आप जानते हैं और जो नहीं जानते हूं मैं उनको बता दूं कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया ये शाश्वत ग्रामीण विकास के लिए प्रेरित युवाओं की एक संगठना महाराष्ट्र में जलगांव में काम कर रही है। और इस सब काम का जो मूल विचार है, मूल प्रेरणा है, वो है गांधी जी का ग्राम स्वराज। और जब हमने ग्राम स्वराज से प्रेरणा ली तब हमने ये पाया कि गांधी जी को जाकर, मतलब उनको जन्मे हुए अगर देखे तो 150 साल पहले जन्मा हुआ एक ये सामान्य आदमी है, लेकिन फिर भी आज उनकी सब तरफ चर्चा है। उनके विचारों के लिए आज अलग अलग थीसिस लिखे जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि उनके विचारों में आज के समाज को दिशा दिखाने का कार्य है। और ये दिशा क्या है, इसे हम ऐसे लोगों से सुने, ऐसे लोगों से समझे कि उन विचारों के वो अभ्यासक रहे हो या खुद उन विचारों पे जिए हो। ये हमारा सब प्रयास है। आज ये पहला दिन, अगले 10 दिन आप अलग अलग लोगों को सुनेंगे, अलग अलग लोगों के विचारों को जब आप समझेंगे तब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से गांधी जी के विचारों का परिप्रेक्ष्य है। आज मुझे खुशी है कि माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने समय निकालकर आज इस टॉक सीरीज का उद्घाटन के लिए वो आए हैं। मैं आप सभी का आभारी हूँ। फिर एक बार धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गुलाम नबी आजाद जी को विनती करती हूँ कि आप हम सभी को संबोधित करें। आजाद जी। गिरीश घनश्याम पाटिल जी, जो फाउंडर हैं इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया के लिए, और उपस्थित मेरे सभी साथियों। मैंने बहुत सारे संगठन देखे हैं अपने भारत में और भारत से बाहर भी, शहरों के भी और देहात के भी, और कई सेमिनार्स, सिंपोजियम्स मैंने पिछले कई दशकों में अटेंड किए हैं। लेकिन जितनी खुशी मुझे आज हुई संगठन के योग को देखकर,
नाम से तो ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन लगती थी, और बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके संचालन करने वाले अध्यक्ष या कमिटीज होती है, उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे संगठन से बात कर रहा हूं और मुझे अवसर प्राप्त किया गया है जो नाम से भी युवक है और इसके को फाउंडर भी खुद युवक है। और गिरीश जी को देखकर ऐसा लगता है कि बाकी भी युवक और युवतियां ही होंगी इसमें। खुशी इस बात की है कि कई बार मुझे लगता था मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संगठन में, कि हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। और जब हम देश की बात करते हैं, हम कभी शहरों की बात नहीं करते हैं, हम देहात की बात करते हैं, क्योंकि 70% देहात आज भी भारत का सबसे बड़ा हिस्सा वही। और मैं सोचता था कि हमारी जो युवक हैं उनकी सोच तो बिल्कुल अलग हट गई हमसे 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 जो बड़े थे। आज वो सोच नहीं। कभी कभी हम बच्चों से पूछते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट तो खैर हर बच्चे को मालूम है, किसान तक, लेकिन वहां का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वहां का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, अमेरिका का, बर्तानिया का, जापान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम कहाँ है, ये हमारे बच्चों को सबको आता है। लेकिन जब अपने देश के बारे में पूछेंगे, प्रधानमंत्री के बाद शायद किसी मंत्री का, एक दो मंत्रियों का नाम होगा, लेकिन 70-80 मंत्री है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। मक्की कैसे बनती है, गन्ना कैसे पैदा होता है, गेहूं कैसे पैदा होता है, कहाँ बनता है, कहाँ कम होता है, कहाँ ज्यादा होता है, किसको पानी की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, या कम जरूरत है खेती करने के लिए, ये सब कोई जानकारी नहीं। तो आज तक, अभी तक 2 मिनट पहले तक मुझे ये दिल में बड़ी शंका थी कि इस भारत का निर्माण आने वाले उस समय में कैसा होगा, क्योंकि आज हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, तो सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है। और मोबाइल ही पूरी दुनिया नहीं है, ये दुनिया की जानकारी दे सकती, लेकिन लोगों के अंदर कौन काम करे। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि एक संगठन है, और उस संगठन का नाम सुन के जितनी मुझे खुशी हुई है, उससे 100 गुना ज्यादा खुशी होगी कि अगले कुछ दिनों में गिरीश जी से मैं कहूंगा कि मैं इनके वहां आऊंगा। विदर्भ से मेरा बहुत लगाव है। मैं वहां से पहला राजनीतिक जो पॉलिटिकल कैरियर है, मैंने विदर्भ से शुरू किया है। आज से 42 साल पहले मैं वहां से एमपी चुन के लोकसभा का आया था, और बाद में 2 दफा चुन के आया। और इस संगठन के द्वारा, यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया, जो नाम भी अच्छा है और काम भी अच्छा उन्होंने चुन लिया है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से जो 5-6 पॉइंट्स आपने उठाए हैं इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी के बारे में। आज दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हर साल, और कई उनके मंत्री साल में कई बार मिलते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इकोलॉजी को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा विषय आज दुनिया में अगर कोई चीज है वो स्वास्थ्य है और डेवलपमेंट, बाकी सब चीजें तो है ही हैं,
लेकिन सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इकोलॉजी जरूरी है, और उस इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए और दुनिया को आगे चलाने के लिए देशवासियों का स्वास्थ्य जरूरी है। एक छोटा सा वायरस जो मुश्किल से देखा भी जाता है बड़ी खुर्दबीनों से, उसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया, अपाहिज बना दिया 1-1.5 साल में। तो ये चीज आपने उठाई है। दूसरी है रूरल डेवलपमेंट। जो गांधी जी का सपना था बाकी चीजों को लेकर, आजाद भारत का जो सपना था, उस सपने को लेकर उसके साथ साथ उनकी रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी एक बहुत चिंता थी। इसलिए चिंता थी कि वो देहाती इलाकों में जाते थे, इसलिए चिंता थी कि वो सबसे बड़ा पहला आंदोलन जो उनका था बिहार से हुआ था, किसानों के आंदोलन से। किसान जब तकलीफ था अंग्रेजों के शासन में, तो किसानों की पीड़ा जाती, और उसके बाद देश के हर हिस्से में वो किसानों से, मजदूरों से, बेकार बेचारे लाचार लोगों से मिलते रहते थे, उनकी पीड़ा को जानते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत का विकास होना है तो उस देहात पर भी नजर होनी चाहिए सरकारों। और जिस तरह से पार्लियामेंट में सरकार होती है, स्टेट लेवल में सरकार होती है, तो पंचायती राज भी होना चाहिए। पंचायती राज उनका सपना था। मुझे खुशी है कि उस पंचायती राज को पिछले 70-75 सालों में हर सरकार ने उसको बल दिया, उसको मजबूत किया। राजीव गांधी के वक्त में उसमें बहुत काम हुआ, लेकिन बाद आज की भी सरकारें जो हैं और पीछे जो सरकारें रही, उसमें अब इलेक्शन लगातार होते हैं। लेकिन पंचायत राज की हम जब बात करते हैं, जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हुआ, जब आजादी के बाद सरकारें बनी थी पार्लियामेंट की और विधानसभाओं की, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कहां भी हो, जो रिस्पेक्ट उनके लिए थी लीडरों के लिए, चाहे वो मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते थे, चाहे विधायक होते थे, खासदार, आमदार होते थे, उनको लोग देवता की तरह मानते थे, देवता की तरह उनका आदर करते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य जो होता था उस वक्त आजादी के कई साल बाद तक गरीबों की सेवा होती, मजदूरों, किसानों की सेवा होती थी। लेकिन कुछ सालों से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और जो प्रतिनिधि हैं वो बदल गए। आज बहुत सारे नए लोग आ गए और पुरानी विचार के लोगों की संख्या घटती जा रही। मैं किसी एक विशेष पार्टी के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन समाज में अगर अच्छी चीज होती है तो पूरा समाज अच्छा होता है, लेकिन समाज में अगर कोई गलतियां आई तो पूरा समाज खराब हो जाता है। इसी तरह से राजनीति के अंदर जब पुराने नेता होते थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो जब जनसंघ होता था, या कम्युनिस्ट पार्टीज होती थी, या रीजनल और कई पार्टीज होती थी, सब लीडर्स को लोग बहुत मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखते थे। लेकिन आज पॉलिटिशियन को इज्जत की नजर से नहीं देखते। आज कहते हैं ये देखो चोर आ गया, कोई मंत्री आ गया कहता है जी ये बदमाश आ गया, एमएलए आ गया, एमपी आ गया, उसको किसी को कहेंगे चोर है, बदमाश है, या घूस लेने वाला आदमी। तो उसका मतलब है कि हम जो पॉलिटिक्स करते हैं, हम कहीं अपनी रास्ते से भटक गए। उसी तरह से जो हमारा यूथ, वो आज गांव में रहना नहीं चाहता, अट्रैक्शन है शहर की तरफ। हालांकि गांव में
जब गांधी जी ने बात की थी उस वक्त पंचायती राज की बात की थी। पंचायती राज है आज कई दशकों से है। गांव के लिए अब सड़कें भी बनी, गांव में स्कूल भी बने, गांव में अस्पताल में बने, गांव में डिस्पेंसरीज भी बने। लेकिन आज एक दौड़ लगी है गांव से शहर में आने। बल्कि मैं इन 20 सालों में देखता हूं ये दौड़ ज्यादा हो गई। जब गांव और शहर जुड़े नहीं थे सड़कों से, तो गांव से बहुत कम लोग शहर में आते थे क्योंकि पैदल चलना पड़ता था। आज मैं देखता हूं कि जिस गांव में सड़क पहुंच गई दूसरे दिन गांव खाली हो जाता है, क्योंकि घर में सड़क पहुंच गई तो अपना सामान लाद कर शहर में पहुंच गए, कुछ बंबई, कलकत्ता, दिल्ली पहुंच गए और बाकी अपने स्टेट कैपिटल्स में पहुंच गए। मैं कल देहरादून में था और जो सुबह उस होटल में खाना लेने आया तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा जी मैं देहाती इलाके से हूँ, पौड़ी गढ़वाल इलाके से हूँ। तो मैंने कहा कैसा चल रहा है? कहा साहब मैं गांव से हूँ, लेकिन गांव में अभी जो हमारा गांव है वहां 100 गांव थे, आप सिर्फ 8-10 गांव रहे। मैं क्यों? कहा सब शहर में आ गए। तो मैंने कहा जमीनों का जमीनें बंजर हो गई। तो आज ये भी है कि कहीं हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन कहीं जमीन है वो बंजर हो रही है। शहरों में जमीन नहीं है तो वहां शहर के लोग भी रह रहे हैं और पूरे देहात के लोग भी रह रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी आ रहे हैं। बंबई में जमीन नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं। नागपुर जमीन नहीं है, पूरे विदर्भ के लोग आ रहे हैं। औरंगाबाद में जमीन नहीं है, पूरे मराठवाड़ा के लोग आ रहे हैं। इसी तरह से वेस्टर्न यूपी में जमीन तो थी वहां, लेकिन सब वहां फर्टाइल जमीन है, लेकिन तो भी पूना सब जा रहे हैं। तो नई पीढ़ी की एक समस्या आपको इस संगठन में देखना होगी। हमारे वक्त आज से 70 साल पहले, 70 साल जब पैदा हुए थे, एक अलग किस्म की समस्याएं युवकों के सामने। हमारे पास समस्याएं थी शिक्षा प्राप्त करने की। मैं भी देहात से संबंध रखता था। वहां मैट्रिक तक स्कूल था। मैट्रिक के बाद मैं तहसील हेडक्वार्टर पे गया जहां डिग्री कॉलेज था। उसके बाद मैं कश्मीर में आया, जम्मू में आया जहां यूनिवर्सिटीज थी। तो यूनिवर्सिटी के लिए 3 जगहों पे हमें जाना पड़ा, गांव से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पे। लेकिन ये फिक्र नहीं थी कि हम देहात से कभी शहर में जाके बसेंगे। जमीन थी, सब कुछ था, खाने पीना, दूध दही। लेकिन आज, और मैं प्रैक्टिकली आज तक भी मेरा शहर में कोई घर नहीं। 40 साल राजनीति में रहने के बाद तकरीबन 42 साल में मैं मंत्री भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, लीडर अपोजिशन भी रहा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं सोचा है कि घर कहाँ होना चाहिए, और है नहीं। लेकिन आज दूसरे दिन जो नए बच्चे देहात में, वो छोड़ के कोई दिल्ली में, कलकत्ता में, कोई लखनऊ में, कोई चेन्नई में, कोई बेंगलोर, हैदराबाद आना चाहे। तो ये समस्या भी एक इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा। आखिरकार अगर ये 70% हमारी आबादी है देहात की, अगर इसमें से 50% अगले 30-40 सालों में देहात शहर में पहुंचेगा, तो ये रिवर्स होगा। हम 70-80% होंगे शहर में और देहात में 20% होगा। और देहात में क्या होगा? जो हमारी जमीन है वो बंजर रह जाएगी। बंजर का मतलब है कि हमारी खेती कहाँ होगी। जो आज हम आत्मनिर्भर हैं, आज हम गन्ने में आत्मनिर्भर हैं, चावल में हैं, हम दालों में हैं, हम दूध में हैं, हम गेहूं में हैं, हम बाजरे में हैं, ज्वार में हैं। तो ये खेती कौन करेगा? और शहर में आएंगे, जिस शहर में 1 करोड़ की आबादी है, अगर वो 10 करोड़ की हो जाएगी तो शहर में पानी को क्या होगा? शहर में सैनिटेशन का क्या होगा? शहर सड़कों का क्या होगा? सीवरेज का क्या?
और आजकल जो नया फैशन है कि घर में अगर 5 लोग हैं, पति को अपनी गाड़ी चाहिए, पत्नी को अपनी गाड़ी चाहिए, बेटी को अपनी गाड़ी चाहिए, बेटे को अपनी गाड़ी चाहिए, और अगर ज्यादा परिवार है तो उतनी गाड़ियां ज्यादा। तो क्या ये सस्टेनेबल हैं शहर हमारे? तो उसका मतलब है कि हम जिस तरह से ये शहर में आने की होड़ लगी है, हम नॉन सस्टेनेबल बनाएंगे। जो कैरिंग कैपेसिटी है उस शहर की, उससे 100 गुना हमारी आबादी बढ़ाएंगे, तो हम उस शहर को नर्क में बदल देंगे। और जो हमारे देहात थे, जहां से हमारी रोटी आती है, जिसमें शहर वाले भी पलते हैं, देहात वाले भी पलते हैं, जिसमें अमीर पलता, टाटा भी वही अनाज, चपाती, शक्कर, पानी को भी वहीं देहात से आता है। उनके तो आम भी आते हैं देहात से। तो वो पैदा करने वाला मजदूर भी भागेगा, युवक भी बढ़ेगा, बुजुर्ग लोग तो खत्म हो जाएंगे जो आज खेती में रुचि है, या गांव में जो लोग रहे हैं और 5-10 साल रहेंगे, यही चले गए। तो मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन को समझता हूं, जो अपने कंधों पे उठाने के। और मैं आपसे वादा करता हूं, हिंदुस्तान की किसी कोने में कहे मुझे इस पे बात करने के लिए, तो मैं आपका सहयोग दूंगा। क्योंकि आने वाला कई बरसों तक जो भारत, कई हजारों साल तक, आज हमारे विश्व में सबसे ज्यादा यंग कंट्री कौन है? इंडिया। क्योंकि सबसे ज्यादा युवक यही रहते हैं। लेकिन ये युवक पढ़े लिखे, अच्छी बात है, लेकिन सभी युवक तो इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन सभी इंजीनियर युवक डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, सभी युवक इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं बनेंगे, सभी युवक कंट्रैक्टर तो नहीं बनेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसी जगह है कि जो सबसे ज्यादा मैन पावर कंज्यूम कर सकता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर कंज्यूम कर। और एग्रीकल्चर ही, रूरल इंडिया ही एक ऐसी जगह है कि जहां हर साल, हर 6 महीने के बाद आप हर दुनिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हॉर्टिकल्चर का, आप फ्लोरिकल्चर का, नए बीज खेती के, नए क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप उसमें प्रॉफिट भी है। एक वक्त था कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बदल गई। बहुत अरसे तक सिर्फ सेब जो होता था वो कश्मीर और शिमला में ही पैदा होता, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आप लोगों ने पंजाब में, पंजाब ऐसा ही है जैसा बंबई, जम्मू में, जम्मू ऐसा ही है जैसा दिल्ली, वहां सेब पैदा करने शुरू कर दिए, नई टेक्नोलॉजी। तो ये विदर्भ में भी कल सेब हो सकता, नाशपाती वहां भी हो सकता, जो कश्मीर में फ्रूट है वो आंध्रा कर्नाटक में भी हो सकता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। तो एक बड़ा जो चैलेंज है हमारा, जो एक एक्सोडस हो रहा है शहर से देहात से शहर की तरफ, और नए बच्चे एक एक पोस्ट के लिए लाखों लोग उसमें इंटरव्यू देते हैं। तो मैं आपसे, गिरीश जी से और उनके संगठन से यही निवेदन करूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा शहर की जरूरत है, देहात की भी जरूरत है, हमारी इकोलॉजी की है, देहात की जरूरत है। रिवर रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जरूरी है कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं नौकरी, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इससे हमारी माएँ बहनें, बहू बेटी कम पढ़ी हैं उनको काम हो सकता, जो ज्यादा पढ़ी हैं उनका भी हो सकता,
उनके नॉलेज का भी एक्सपीरियंस हो सकता, वो एक्सेस कर सकती हैं गूगल को, वो एक्सेस कर सकती हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की, और जो हमारी कम पढ़ी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, वो उसको प्रैक्टिकल कर सकती हैं। और इसमें गांधी जी हमारे साथ रहे। देखो, ये सोचना कि गांधी जी 48 में हमसे चले गए, ये बहुत बहुत गलत बात। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूं किसी भी रिलीजियस हेड को पॉलिटिक्स से या गांधी जी से, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए अगर विचार करेंगे आप सब सुनने वाले, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हों, क्रिश्चियनिटी से संबंध रखने वाले हों, वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, हमारे धर्म गुरु सबके हैं। राम है, कृष्ण है, प्रॉफिट मोहम्मद है, क्राइस्ट है, इसी तरह से हमारे गुरु नानक जी हैं। क्या कभी भी हमने एक पल के लिए भी सोचा कि वो हमारे साथ नहीं? क्या जब हम गिरजा में हमारे सिख क्रिश्चियन भाई जाते हैं वो याद नहीं करते हैं वहां? क्या हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त अल्लाह को याद नहीं करते हैं? हम प्रॉफिट को भी याद करते हैं। हमारे हिंदू भाई मंदिर जाते हैं, जिस देव देवता की पूजा करते हैं वो अपने दिमाग में अपने सामने उसकी शक्ल रखते हैं। शक्ल उसकी, उसका चित्र हो या उसकी मूर्ति ना भी हो, लेकिन दिमाग में तो एक नक्शा बना होता। तो उसका मतलब है कि ये हमारे जो धर्म गुरु हैं हजारों साल पहले इस दुनिया में से चले गए, लेकिन हमारे लिए तो वो जीवित। हम इतने हजार साल बाद भी उनको अपने दिमाग में एक चित्र बना है कैसे होंगे, और वो हमें पल पल उठते बैठते खाते पीते हम उनको अपने पास देखते हैं। पढ़ने वाले जब बच्चे होते हैं, एग्जाम सख्त होता है, तो मन ही मन में अपने धर्म गुरु का नाम लेते, ए बचा ले, मेरा ये पेपर आसान कर दे। दरिया में कोई तैर रहा है, ए मेरे भगवान, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे राम, ए मेरे रहीम, ए मेरे क्राइस्ट, मुझको दरिया पार कराना। मैंने बिजनेस ये शुरू किया, इस बिजनेस को आप मेरी मदद करना, ठीक करना। मेरी किसी के साथ लड़ाई है, इसमें मुझे विजय देना। मैं क्लास में पढ़ रहा हूं, मुझे करना। तो उसका मतलब है कि हर पल हर सेकंड हम अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कभी स्वार्थ के लिए भी और स्वास्थ्य के भी लिए, दोनों चीजों के लिए। हम अगर बिजनेस करते हैं तो स्वार्थ है उस वक्त सामने आता। बीमार हो गए तो उस वक्त स्वास्थ्य हमारे सामने आता है, तू बचा ले मुझे, तू ही अब है, और कोई डॉक्टर नहीं जवाब दे दिया मुझे बचा सके। तो उसका मतलब है कि हम उस धर्म गुरु को अपने पास समझते हैं। इसी तरह से राजनीति के अंदर गांधी जी हमारे साथ। हम अगर ग्राम स्वराज की बात करेंगे तो गांधी जी हमारे साथ। हम इकोलॉजी की बात करेंगे तो गांधी जी हमारे साथ। हम किसान की बात करें, गांधी जी हमारे साथ। हम योग की बात करेंगे, गांधी जी हमारे साथ। पंचायती राज की बात करें, गांधी जी हमारे साथ। शहर की बात करेंगे तो गांधी जी हमारे साथ। हम सफाई की बात करें तो गांधी जी हमारे साथ। हम पॉपुलेशन की बात करें, गांधी जी हमारे साथ। शिक्षा की बात करें, गांधी जी हमारे साथ। तो हर पल हम आइडियोलॉजी की बात करें, गांधी जी हमारे साथ। गांधी जी से कट्टर हिंदू कोई नहीं था, लेकिन गांधी जी से सेकुलर भी कोई उतना अच्छा नहीं था। आज के वक्त में तो ये डायकॉटमी लगेगी कि भाई एक धर्म, पक्का धर्म मानने वाला सेकुलर कैसे हो सकता।
या एक सेकुलर वाला कैसा धर्म को मान सकता? दुर्भाग्य से आज धारणा, एक ऐसी धारणा बन गई है, अगर कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो लोग समझते हैं ये कम्युनल है, ये तो सेकुलर हो ही नहीं सकता, ये तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि पूजा पाठ। अगर कोई मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है और फिर भी सेकुलर है, लोग कहेंगे ये सेकुलर हो ही नहीं सकता, ये तो 5 वक्त नमाज पढ़ता। क्योंकि धारणा आज ये बनी है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा तो वही सेकुलर हो सकता, जो हिंदू मंदिर नहीं जाएगा तो वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, जो क्रिश्चियन चर्च में नहीं जाएगा वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, गुरुद्वारे में जो सिख जाएगा वो सेकुलर हो ही नहीं सकता। ये आज की धारणा बनी, लेकिन पुरानी धारणा आप देखिए, पुराने बुजुर्गों के बारे में, वो सच्चे धर्म को मानने वाले थे और लोग, गांधी जी हर वक्त हमारे साथ, और आज सबसे ज्यादा गांधी जी हमारे साथ। आज जो हमारे युवकों को समस्या है वो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, भयंकर बेरोजगारी। और वो बेरोजगारी आप कहेंगे कोई सरकार बदल सकने से, किसी की सरकार बदलने से या नई सरकार कहीं लाने से वो समस्या खत्म होगी, नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे देश की और डाइवर्सिफिकेशन नहीं। सब लोग नौकरी चेक करना चाहते, तो सब लोग 130 करोड़ नौकरी किस कहां चल, तो इस वक्त डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो गांधी जी हमारे साथ है, क्योंकि उन्हें डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, उन्होंने उद्योग की भी बात की, उन्होंने टेक्नोलॉजी की भी बात की, उन्होंने पंचायती राज की भी बात की, उन्होंने किसान की भी बात की, उन्होंने नौकरी की बात की भी की, उन्होंने शहर की बात भी की। तो हम कोई भी काम हाथ में लेंगे डाइवर्सिफिकेशन का, तो उसमें आपके लिए गांधी का चैप्टर मिलेगा और उसमें आपको गांधी मिलेगा। एक MBBS फिल्म आई थी, डॉक्टर क्या था उसका नाम नहीं है मुझे याद, लेकिन मिस्टर दत्त उसमें एक्टर थे, वो फिल्म थी, तो उसको गांधी जी किस तरह से उस फिल्म में गाइड करते हैं, अब ये करो वो करो वो करो, उसी तरह से ये गांधी जी आपको गाइड करेंगे। एक आज जो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं जिसकी जो कम होती जा रही है वो हमारी आइडियोलॉजी और हमारी कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट के लिए कॉज होता है। कॉज क्या होता है? आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना। कॉज क्या था गांधी जी का? आजादी को हासिल करना। लेकिन आजादी जो तो काज हो गया, उस काज को, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट, कमिटमेंट के बीच में नहीं, अच्छा एक ना यहाँ दे दिया, जुलूस किया, हमने बैठ गए एक दिन धरने पे और खत्म काज। नो, एक के बाद एक के बाद एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू किया, एक कोने से खत्म हुआ दूसरे कोने से शुरू करो, दूसरे कोने में खत्म हुआ तीसरे कोने से शुरू करो, तीसरे कोने में खत्म हुआ चौथे कोने से शुरू। सस्टेन, जैसे हम सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं ऐसे सस्टेन स्ट्रगल की बात की। तो उनकी जो स्ट्रगल थी वो सस्टेन स्ट्रगल थी, और वो सस्टेन स्ट्रगल के लिए उनके लिए कमिटमेंट था। आज वो कमिटमेंट नहीं है। हम एक चीज को छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, 6 महीने के लिए एक जगह ट्राई करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, देश के लिए प्रति भी कमिटमेंट चाहिए, नेशनलिज्म के लिए कमिटमेंट चाहिए, सेकुलरिज्म के लिए भी कमिटमेंट चाहिए। कोई सेकुलर होने से आपको धर्म से नहीं, आप धर्म का जितना ज्ञान करना चाहें करिए,
जितना आप ज्ञान करेंगे अपने धर्म का उतना आप सेकुलर हो जाए। जितना आप अपने धर्म को पढ़ेंगे उतना एक इंसान दूसरे इंसान को समझने में आपकी आसानी होगी। ये जिस धर्म में आज हम फंसे हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम धर्म का एक शब्द पढ़ते हैं, 4 लाइनें छोड़ देते हैं, लेकिन उन 4 लाइनों में ही असली मकसद होता। इसलिए बापू हमारे साथ इस देश के निर्माण की, इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश में अपनी जगह आप बनाने के लिए तो मैं एक बार यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया को बधाई देना चाहता हूं इस इन टॉक्स के लिए, जो अपने आप 10-11 दिन जारी रखेंगे। और जैसे मैंने अपनी तरफ से कहा कि मैं बहुत ही खुश हूं कि इस देश का भविष्य हमारे युवकों के हाथ में है, और विशेष रूप से उनके सहयोगियों की तरह जो युवक हैं, ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे, युवकों के बीच में सेमिनार करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, सिंपोजियम्स करेंगे, और युवकों को शिक्षा के साथ उनके प्रति उनके माता पिता की, उनके देश की, उनके गांव की, उनके इलाके की कितनी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदारियां हैं, उन बच्चों को, उन युवकों को, युवतियों को उससे भी अवगत कराएंगे, ताकि ये हमारा देश महान बन जाए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये देश, भारत देश, जो हमारी मिट्टी है, ये एक स्वर्ग की मानंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया की संस्था को और इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस आशा के साथ कि एक वक्त ये संगठन इतना बड़ा हो जाए कि इसकी आवाज भारत के हर गांव में सुनाई दे। जय हिंद। धन्यवाद आजाद जी। आपके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर हम इस काम में हमेशा जुटे रहे। और आज उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। 2 से 11 अक्टूबर की चलने वाले यंग इंडिया टॉक सीरीज के सत्र में हम कल फिर से मिलेंगे शाम 5 बजे। धन्यवाद।